पिज्जा आने से पहले एक वेटर ने स्नेहा को एक चिट ला कर दी। स्नेहा ने कंफ्यूज होते हुए वो चिट खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, आज रात 12 बजे अपने घर की छत पर मिलो। स्नेहा थोड़ी सी परेशान हो गई थी। उस चिट को देखते हुए सोच रही थी, ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे मेरे ही घर की छत पर रात को 12 बजे मिलने बुला रहा है। उसने यहां पर चिट क्यों भिजवाई? स्नेहा अपने मन में ही खोई हुई थी। तभी उनका ऑर्डर आ गया। पीहू स्नेहा को हिलाते हुए बोलने लगी, बुई बुई, हमारा पिज्जा आ गया। स्नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ बिट्टू, कुछ चाहिए? इस पर पीहू ने अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहा, बुई, अब इतनी थक गई हो कि यहां बैठे बैठे ही सो गई। पता है पिज्जा ठंडा हो गया और अब सो रही हो। स्नेहा ने कहा, हाँ बिट्टू, थोड़ा सा थक गई थी। कोई बात नहीं, पहले हम पिज्जा खा लेते हैं, उसके बाद राइड पर जाएंगे। फिर हम रात को खाना बाहर ही खाएंगे, फिर घर चलेंगे, ठीक है? पीहू बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी पिज्जा खाने लगी। पूरा दिन घूमने के बाद पीहू और स्नेहा 8 बजे घर पहुंचे। उस समय सब लोग खाना खा रहे थे। प्रीति ने पीहू और स्नेहा से खाने के लिए पूछा। सही टाइम पर आ गए, आओ, खाना ठंडा हो रहा है। तो पीहू ने चहकते हुए कहा, नहीं मम्मी, हम तो खाना खाकर आए हैं। आपको पता है हमने क्या क्या खाया? हमने पिज्जा, पास्ता, चोकोलावा केक, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर भी खाया। फिर कुछ सोचते हुए स्नेहा से पूछा, बुई, और वो लास्ट में क्या खाया था? इतने क्यूट एक्सप्रेशन देखकर स्नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। स्नेहा ने पीहू के सर को सहलाते हुए कहा, बिट्टू, हमने बुढ़िया के बाल खाए थे। यू, बुढ़िया के बाल कौन खाता है? वो तो कितने कलरफुल थे और मीठे भी। वो बुढ़िया के बाल नहीं हो सकते। तब प्रीति ने हंसते हुए कहा, पीहू बेटा। पीहू ने मुंह बनाया और चुपचाप कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद प्रीति और स्नेहा दोनों जोर से हंस पड़े। स्नेहा भी अपने कमरे में चली गई। बहुत थक गई थी, इसलिए उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। स्नेहा चेंज करके अपने बेड पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस चीट के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसने अचानक कुछ डरावना सपना देखा और हड़बड़ाते हुए उठ गई। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजने में केवल 8 मिनट ही बाकी थे। जल्दी से बेड से उठते हुए बड़बड़ाने लगी, अच्छा हुआ जो उस डरावने सपने के कारण नींद खुल गई, वरना जान ही नहीं पाती कि वो चिट भेजने वाला है कौन। ये बड़बड़ाते हुए स्नेहा छत की तरफ दबे पांव जाने लगी। उसे डर था कोई उसे इस समय छत पर जाते हुए ना देख ले। अगर कोई देख लेता है तो उसके आजकल के व्यवहार के कारण उसे छत से धक्का देकर सबके सामने ये सिद्ध कर देंगे कि डरावनी औरत के कारण स्नेहा ने खुद छत से छलांग लगा दी। स्नेहा छत पर पहुंची तो उसने देखा छत के दरवाजे पर ताला लगा था। स्नेहा ने सोचा, यहां तो कभी भी ताला नहीं होता, आज क्यों है? स्नेहा जैसे ही उस ताले के लिए चाबी लाने लगी, वैसे ही एक हल्की सी कट की आवाज आई। स्नेहा ने पलट कर देखा तो वो ताला खुला हुआ दिखाई दिया। स्नेहा थोड़ा परेशान हो गई थी। फिर भी उसने सोचा कि जाकर देखे तो सही, ऐसा कौन है जिसने बैठे बैठे मेरी परेशानी हल कर दी। स्नेहा दरवाजा खोलकर छत पर चली गई। स्नेहा ने पूरी छत पर देख लिया, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। स्नेहा ने सोचा, जब आ ही गई हूं तो थोड़ी देर ताजी हवा में बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूं। अगर कोई नहीं आएगा तो वापस चले जाएंगे। स्नेहा पॉन्ड के पास लगे झूले पर बैठ गई और झूलते हुए उसका इंतजार करने लगी जिसने चिट भेजी थी। बैठे बैठे थोड़ी देर हो गई। स्नेहा ने सोचा,
शायद किसी ने मजाक किया होगा। स्नेहा वापस अपने कमरे में जाने लगी। स्नेहा वापस छत के दरवाजे पर पहुंचे तो वही डरावनी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। स्नेहा एक बार को तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो डरावनी औरत बोली, मेरा तुम्हें डराने का कोई मकसद नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद लेना चाहती हूँ। स्नेहा पहले तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर उस औरत की बात सुनकर परेशान हो गई। उस औरत ने दोबारा बोलना शुरू किया, मेरा नाम रत्न मंजरी है। ये जो पायल तुमने पहनी है वो पायल मेरी ही थी। मैंने अपने लिए बनवाई थी, जो बाद में मैंने अपनी बेटी को दी और उसने अपनी बेटी को। ऐसे ही चलते चलते ये पायल आज तुम्हारे पैर में है। डरावनी औरत के बोलना बंद करते ही स्नेहा ने अपने पैर में देखा। स्नेहा के पैर में पहनी पायल अभी भी चमक रही थी। स्नेहा कभी अपने पैरों को देख रही थी तो कभी उस औरत को। बहुत ही ज्यादा असमंजस में थी। उस औरत ने फिर से बोलना शुरू किया, स्नेहा, तुम मेरी ही वंशज हो। जब इस पायल की जोड़ी की दूसरी पायल उस तांत्रिक के पास पहुंची, तभी उस तांत्रिक को यह पता चल गया था कि यह पायल मेरी है। स्नेहा ने डरते हुए रत्न मंजरी से पूछा, ये पायल आपकी है? इतने समय जैसा आप बोल रही हैं, ये पायल आपने अपनी बेटी को दी, उन्होंने अपनी बेटी को, और उन्होंने अपनी बेटी को। तो उस हिसाब से तो आपकी उम्र बहुत ज्यादा होगी और आप अभी तक ऐसे घूम रही हैं। आपका दोबारा जन्म नहीं हुआ? रत्न मंजरी ने कहा, मेरी मृत्यु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हुई थी। मेरे परिवार को मेरी मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं चला था, तो उन्होंने विधिवत अंतिम संस्कार, पिंडदान जैसी कोई भी मृत्यु पश्चात की जाने वाली कोई भी मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा नहीं करवाई थी। इसलिए मेरी आत्मा अतृप्त घूम रही है। जब वो पायल उस तांत्रिक आत्मानंद के हाथों में पहुंची, तभी उसे आभास हो गया था कि इस पायल की असली स्वामिनी यानी मैं एक अतृप्त आत्मा हूं। अब स्नेहा को रत्न मंजरी के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। वो रत्न मंजरी के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। स्नेहा ने रत्न मंजरी से पूछा, तो फिर आपकी मृत्यु हुई कैसे थी? आपके घर वालों को कैसे पता नहीं चला? तब रत्न मंजरी ने बोलना शुरू किया, ये आज से लगभग 300 वर्ष पुरानी बात है। उस समय हमारा परिवार कुशवाहा वंश बहुत ही प्रसिद्ध था अपने शौर्य और पराक्रम के लिए। राजस्थान के एक छोटे से शहर भवानीपुर में हमारा राज था। वो अंग्रेज का समय था। पूरे भारत पर अंग्रेजों की सत्ता थी। उस समय हमारे परिवार में केवल एक कन्या का जन्म हुआ था, रत्न मंजरी। वो मैं थी। मुझे पूरे परिवार में सबसे ज्यादा लाड और प्यार से पाला था। सभी राजपूतों वाले गुण, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल, नृत्य, संगीत, हर एक कला में निपुण थी मैं। मेरे विवाह योग्य होने पर मेरा विवाह पास ही सम्राट अरिजीत सिंह के यहाँ करवा दिया गया। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ध्यान रखते थे। शीघ्र ही मैं गर्भवती हो गई। उस समय मैं एक बेटी की मां बनना चाहती थी, परंतु राजकुल में प्रथम बालक लड़का ही होना चाहिए, ऐसी गलत धारणाएं भी थी। उस समय मैं बहुत प्रसन्न थी। मैंने उस समय अपने लिए ही सुंदर पायलों की जोड़ी बनवाई थी, जिसे मैं धरोहर के रूप में अपनी बेटी को देना चाहती थी। मुझे पुत्री की प्राप्ति भी हुई थी, पर राज परिवार की उस गलत धारणा के कारण जन्म लेते ही मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। मुझे ये बताया गया कि मैंने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया था। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था। मेरा व्यवहार पागलों जैसा हो गया था। ना किसी से बोलना चालना और ना ही अपने कक्ष से बाहर जाना। शीघ्र ही मैंने अपने पति के दूसरे विवाह की बातें दबी छुपी आवाज में होते सुनी।
कला, वो मेरी प्रिय सखी भी थी और विवाह में मेरे साथ ही मेरे ससुराल आई थी। रजवाड़ों की परंपरा थी कि पुत्री के साथ में दासियों को भेजा जाता है। इसी कारण कला को भी मेरे साथ भेजा गया था, पर वो दासी से ज्यादा मेरी एक प्रिय सखी थी। कला ने मुझे आकर बताया, रत्ना, अरिजीत सिंह जी के दूसरे विवाह की बातें होने लगी है। अगर तू ऐसे ही शोक मगन रहेगी तो एक दिन अपनी पुत्री के साथ साथ अपने प्रेम से भी हाथ धो बैठेगी। मेरे पति मुझे बहुत ही प्रेम करते थे। उन्होंने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया, परंतु सभी ये बोलकर उन्हें बाध्य कर रहे थे कि रत्न मंजरी अब पागल हो गई है, वो इस वंश को वारिस नहीं दे सकती। मेरे पति इस बात से बहुत आहत हुए। उस रात वो हमारे कमरे में आए और फूट फूट कर रोने लगे। मेरी अवस्था बहुत ही खराब थी, फिर भी अपने सामने अपने प्रेम को रोता हुआ कैसे देख सकती थी। मेरे पति ने मुझसे कहा, मंजरी, मैं ज्यादा दिन सबको रोक नहीं पाऊंगा। तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ है कि मैं अपने दुख में ये भी भूल गई हूं कि संतान अकेले मैंने ही नहीं, अरिजीत ने भी खोई थी। मुझे अपने प्रेम के लिए अपने दुख से निकलना ही होगा। मैंने शीघ्र ही अपने पुराने प्रेम भरे दिनों को वापस लाने की सोच ली थी। उस पायल को अभी भी अपने हृदय से लगा कर रखा था, क्योंकि वो मेरी पुत्री के लिए मेरी प्रेम धरोहर थी। जब भी मुझे अपनी पुत्री की कमी महसूस होती थी, मैं उस पायल को पहनकर उसे अपने आसपास ही महसूस करने लगती थी। थोड़े ही समय के बाद मैंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, पर मेरे मन में अभी भी एक पुत्री की कामना थी। जब मैं तीसरी बार गर्भवती हुई, तब मैंने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ किया था एक पुत्री के लिए। भगवान ने मेरी पूजा का फल मुझे पुत्री के रूप में दिया। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और हम सब उसकी प्रेम और बालपन से भरी बातें, उसकी नटखट शैतानियों से प्रसन्न हो रहे थे। उसके पिता की तो जान ही उसमें बसती थी। बड़े प्यार से उसका नाम अनंता रखा था। दोनों भाई उसे ऐसे संभालते थे जैसे पलकों नेत्रों को संभालती हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन मैंने हमारे महल के कमरे से कुछ गुप्त मंत्रणा जैसी फुसफुसाहट सुनी। महल के ही कुछ लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने कुछ तांत्रिक अनुष्ठान महल में गुप्त रूप से आयोजित किया था। उसके विषय में ही वो लोग उस दिन बातें कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, हमारी अंग्रेज सरकार से बात हो गई है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर अरिजीत और उसके पुत्रों को मार्ग से हटा दिया जाए तो इस राज्य के नए राजा के रूप में हमारे पुत्र का राज तिलक वो स्वयं करवाएंगे। एक स्त्री का स्वर गूंजा, जिसने कहा, स्वामी, अगर रत्न मंजरी जीवित रही तो ये भी हमारे लिए संकट की बात होगी। मैं ये सब सुनकर एक पल के लिए डर गई थी, पर यह सोचकर कि छत्राणियां किसी भी ऐसी परिस्थिति में ऐसे डर कर हार नहीं मान सकती। उस स्त्री ने फिर कहा, आने वाली अमावस्या को महल में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित होने वाला है। उस अनुष्ठान का लाभ उठाकर अरिजीत सिंह और उसके परिवार का अंत कर देंगे। रत्न मंजरी ने यह सब सुना तो वो दबे पांव वापस अपने कक्ष में आ गई। रात भर वो यही सोचकर सो नहीं पाई कि अपने परिवार की रक्षा कैसे करूं। मैंने अपने भाइयों को गुप्त रूप से पत्र भेजकर गुप्त रूप से आने के लिए न्योता दिया। अमावस के 2 दिन पहले मेरे भाई मेरे ससुराल अपने छद्म देश में वेश में पहुंचे थे। अमावस्या की रात को ही मैंने अपने दोनों बेटे और अपनी प्रिय अनंता को गले लगाया और ये पायल अनंता को देते हुए कहा, पुत्री, ये तेरी माँ की प्रेम धरोहर है तेरे लिए। तो इस धरोहर को अपनी आने वाली पीढ़ी को पहुंचा देना और सदैव याद रखना कि तेरी माँ संसार में सबसे अधिक प्रेम तुझसे ही करती है। और अपने बेटे को कहा, तुम आज से अनंता का पालन पोषण अपनी बहन नहीं अपनी पुत्री समझकर करना। वापस किसी भी परिस्थिति में यहां लौटकर मत आना।
और जब तक समर्थ ना हो जाओ तब तक किसी को भी ये बताना मत कि तुम सम्राट अरिजीत सिंह के संतान हो। ऐसा कहकर अपने बच्चों को फिर से गले लगाया और अपने भाइयों के साथ गुप्त मार्ग से अपने मायके भेज दिया। किसी को भी इस बात की जानकारी ना हो इसलिए मैंने स्वयं महल में अनुष्ठान के एक दिन पहले आग लगा दी और ये सिद्ध कर दिया कि मेरे तीनों बच्चे उस आग की भेंट चढ़ गए। मुझे ऐसा करने में बहुत दुख हुआ और ये झूठ मेरे बच्चों के जीवन से बड़ा नहीं था। ऐसा करने पर उन लोगों को मुझ पर संदेह हो गया था। उन्होंने अरिजीत की मेरी आंखों के सामने निर्मम हत्या कर दी, ये जानने के लिए कि सच में उस आग में मेरे बच्चे जलकर मरे कि नहीं। रत्न मंजरी ने आगे बताना शुरू किया। उसने कहा, जब मेरे पति की हत्या कर दी गई उसके बाद वो मैं अपनी सखी कला के साथ वहां से भाग निकली, क्योंकि मुझे उस समय अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर अपनी मातृभूमि की सुरक्षा की चिंता अवश्य थी। बहुत दूर जंगलों में जाकर हमें एक घर दिखाई दिया। कला ने मुझे उस घर में रुकने के लिए कहा। रत्ना, तुम इस घर में रुको। ये घर मेरे पिताजी ने मेरे लिए बनवाया था। इस घर में एक तहखाना भी है जिसका रास्ता यहाँ के मुख्य द्वार से बाएं हाथ पर एक चित्र बना है, उसे घुमाने पर खुलता है। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी और जब तक मैं वापस ना आऊं यहाँ से कभी मत जाना। मैं कला के कहे अनुसार उस तहखाने में चली गई। कला के जाने के कुछ समय बाद ही कुछ सशस्त्र सैनिक उस घर में घुस आए। मैंने उनका सामना भी किया, पर वो लोग लगभग 30-40 थे। मैंने 15-20 सैनिकों को मारा भी, पर अचानक किसी ने पीठ के पीछे से मेरे सर पर एक प्रहार किया, जिस कारण मैं एक पल के लिए कमजोर पड़ गई। जब मैं पलट कर देखा तो कला और मेरे सास ससुर सामने थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कला, जो मेरी सबसे प्रिय सखी थी, उसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे सास ससुर, उन्होंने अरिजीत के साथ मुझे और मेरे बच्चों को मारने का षड्यंत्र कैसे रचा। मैं सोच ही रही थी कि मेरे ससुर ने कहा, रत्ना रत्ना, तुम सोच रही होगी कि हमने माता पिता होते हुए भी तुम्हारे पति और बच्चों के साथ तुम्हारी हत्या का षड्यंत्र कैसे रचा। तो सुनो, अरिजीत मेरा पुत्र। मेरे ससुर ने मेरी सास की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, हमारा पुत्र नहीं था। वो इस राज्य के महाराज श्री भगवंत सिंह जी का इकलौता पुत्र था। मैं तुम्हारे ससुर का छोटा भाई। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब मेरे पिता जीवित थे। उन्होंने ही अरिजीत का राज तिलक करवा दिया था। जिस गद्दी को मुझे मिलना चाहिए था वो गद्दी मिली अरिजीत को। इसलिए मैं अभी तक सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, पर अब जब वो सही समय आ गया है तो मैंने अपने पुत्र और उस राजगद्दी के बीच के कांटे को सदा सदा के लिए हटा दिया। मैंने कला की तरफ देखा तो कला मुझे विस्मयकारी मुस्कान के साथ दिखाई दी। कला एक विजयी मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। मैंने कला से पूछा, इन सब के पास तो राजगद्दी का मोह था, मेरे परिवार की हत्या के पीछे, पर तुम्हारा क्या स्वार्थ था इसमें। तो मेरी सास ने हंसते हुए कहा, यही साम्राज्य की भावी महारानी है और तुम भावी महारानी से इस प्रकार से बात नहीं कर सकती। मैंने दुख और क्षोभ के साथ कला को देखा तो कला ने कहा, राजकुमारी रत्न मंजरी, सदैव मैं तुम्हारी दासी बनकर रही हूं। सदैव तुमसे ज्यादा योग्य होते हुए भी मुझे तुम्हारी उत्तरन ही मिली। अब जब मुझे अवसर मिला है महारानी बनने का तो मैं किसी भी मूल्य पर इस अवसर को खोना नहीं चाहती। और वैसे भी कुंवर अरिहंत मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। अपने प्रेम और अपने स्वप्न के लिए कोई भी मूल्य चुकाना इतना बड़ा भी नहीं है। बस वो मूल्य तुम और तुम्हारा परिवार था। ऐसा कहकर तीनों ने मुझ पर तलवार से वार किया। अपनी प्रिय सखी के विश्वासघात ने मुझे बहुत ही ज्यादा तोड़ कर रख दिया था। मेरी हत्या कर दी गई थी,
पर जब मुझ में कुछ सांसें शेष बची थी, तभी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इन लोगों को अपने परिवार की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लूंगी, चैन से नहीं रहूंगी। उसके कुछ समय बाद तक का मुझे कोई भान नहीं है, पर जब मुझे ध्यान आया तब कला उस साम्राज्य की महारानी बन चुकी थी। मैंने उस पूरे परिवार को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। मैंने अपने आप को प्रभु भक्ति में समर्पित कर दिया था, क्योंकि उनकी हत्या के बाद मुझे वो दंड भगवान ने न्यायालय में मिला था। उनके अनुसार जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करूंगी, तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं वही प्रायश्चित के रूप में भगवान के भजन कीर्तन में लगी थी कि ये पायल उस दुष्ट तांत्रिक आत्मानंद के पास पहुंच गई। आत्मानंद ने उस पायल से ये ज्ञात कर लिया कि मेरी आत्मा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई। इस पायल के मोह के कारण वो मुझे तंत्र क्रिया से अपने वश में कर सकता है। इतनी देर से स्नेहा चुपचाप रत्न मंजरी की बात सुन रही थी। अब वो रत्न मंजरी से सवाल करना चाहती थी। उसने रत्न मंजरी से पूछा, आपको अपने वश में करना चाहता है तो क्या आपने मेरे परिवार की हत्या नहीं की? अब ये मत बोलना कि आपने नहीं की है। तब रत्न मंजरी ने कहा, यह सत्य है कि मैंने तुम्हारे परिवार की हत्या नहीं की। तुम्हारे परिवार की हत्या आत्मानंद की भेजी कृत्या ने की है। मैं उस समय जागृत नहीं थी, तो मैं तुम्हारे परिवार की कोई भी सहायता नहीं कर पाई। अब भी मैं उस तांत्रिक से पूर्ण रूप से वश में तो नहीं, फिर भी उसके अधिकार में हूं। 2 महीने बाद मेरी मृत्यु का दिन आने वाला है। उस दिन वो एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने वाला है। उस दिन उस विशेष अनुष्ठान से वो मुझे और भी शक्तिशाली बनाकर अपने वश में कर लेगा। उसके बाद वो जैसा चाहेगा वैसा मैं करने के लिए विवश हो जाऊंगी, क्योंकि इस पायल की जोड़ी की दूसरी पायल उसके पास है। स्नेहा ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो और तुम मुझे क्यों दिख रही हो? रत्न मंजरी ने कहा, स्नेहा, उस पायल की दूसरी जोड़ी की पायल तुमने पहनी है। तुम्हारा जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, जिस कारण तुम मुझे मुक्ति दिलवाने में सहायता कर सकती हो। और तुम्हारे पास आने का सबसे बड़ा कारण तो तुम्हारे पैर में पहनी हुई ये पायल है। स्नेहा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगी, पर उससे पहले जिसने मेरी सहायता की है, मुझे उससे बात करके देखना होगा कि हम आपकी सहायता कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रत्न मंजरी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अगर तुम मेरी सहायता करती हो तो मैं भी तुम्हारे परिवार की हत्या का प्रतिशोध लेने में तुम्हारी सहायता करूंगी। वैसे भी इतने दिनों से मैं तुम्हारी सहायता ही कर रही थी। स्नेहा ने कहा, मुझे पागल बनाकर सबके सामने आपने मुझे पागल तो घोषित करवा ही दिया है, इसमें कौन सी सहायता हुई? रत्न मंजरी ने कहा, अगर मैं तुम्हें बार बार दिखाई ना दे रही होती तो तुम्हारा परिवार उस आत्मानंद के साथ मिलकर कब का तुम्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच चुके होते। स्नेहा ने कहा, वो नहीं रच सकते थे। पूरी प्रॉपर्टी मेरे पापा की वसीयत के हिसाब से मेरे नाम पर है। जब तक प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिलती है तब तक वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। स्नेहा के ऐसे कहते ही रत्नमंजरी ने जोर से अट्टहास करते हुए कहा, किस प्रॉपर्टी की बात कर रही हो? वही प्रॉपर्टी जिसके कागजों पर तुम्हारे अंगूठे के निशान वो पहले ही ले चुके हैं। स्नेहा ने अजीब से भाव के साथ रत्नमंजरी को देखा और पूछा, क्या मतलब है आपका? तब रत्नमंजरी ने कहा, जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार दिखाई दी थी, उससे कुछ समय पहले ही तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे नींद में होते हुए पूरी संपत्ति के कागजों पर तुम्हारे अंगूठे के निशान ले लिए थे। और जिस दिन वकील वसीयत सुनाने आया था, उसी दिन शाम को तुम्हें नशे की दवा पिलाकर तुमसे उन कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। स्नेहा को याद आ रहा था, जब वकील अंकल चले गए थे
तब उसकी चाची दूध लेकर कमरे में आई थी। कहने लगी, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तुम गर्म दूध पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें ठीक से नींद भी आएगी। वो दूध पीकर स्नेहा पूरी रात आराम से सोई थी, पर सुबह जब उठी थी उसका सर कुछ भारी भारी लग रहा था। पर स्नेहा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे नॉर्मल ही लिया। अब उसे पता चल रहा था कि उस दिन उसके सर भारी होने का कारण क्या था। अब स्नेहा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। इस पर रत्नमंजरी ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो कागज अब उन लोगों के काम के भी नहीं है, क्योंकि मैंने उन कागजों से तुम्हारा हस्ताक्षर और अंगूठों के निशान मिटा दिए हैं। इसीलिए तो अब ये सोच रहे हैं कि मेरे कारण तुम शीघ्र अतिशीघ्र पागल घोषित हो जाओ और पूरी संपत्ति उनके नाम हो जाए। स्नेहा ने कृत्य ज्ञात से रत्नमंजरी की तरफ देखा और कहा, मैं आपको वचन तो नहीं दे सकती, परंतु मैं आपकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। अभी मैं चलती हूँ। शीघ्र ही शीघ्र जो व्यक्ति आपसे पहले मेरी सहायता कर रहा है उससे मिलकर आपकी सहायता के विषय में बात करूंगी। ऐसा कहकर स्नेहा वापस अपने कमरे में आ गई और आकर रत्नमंजरी की बातों पर विचार करने लगी। उसने सोचा, इस समय सबसे उचित यही रहेगा कि मैं आराम करूं। कल मैं उस रहस्यमय आवाज वाले व्यक्ति से मिलकर रत्नमंजरी के बारे में बता दूंगी। अपने भैरवी बन के अपने परिवार की हत्या के प्रतिशोध के बारे में भी बात करूंगी। ऐसा सोचते सोचते स्नेहा सो गई। सुबह स्नेहा उठी और अपने रोज के काम निपटाकर अपने पिता के ऑफिस चली गई। वहां जाकर उसे ये पता लगा कि उसके चाचा ने उसके पापा के विश्वसनीय लोगों को नौकरी से हटा दिया था और उन लोगों को रख लिया था जो यहाँ रहकर विराज के लिए काम कर रहे थे। ये सब बातें भी ऑफिस पहुंचने पर रत्नमंजरी ने स्नेहा को बताई थी। ये भी बताया था कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पिता का सबसे ज्यादा वफादार था, उसका नाम प्रखर था। प्रखर स्नेहा के पिता के बचपन के मित्र थे। जब स्नेहा के पिता ने यह व्यापार शुरू किया था तभी से प्रखर उनकी सहायता कर रहे थे और स्नेहा के पिता की समय समय पर उचित मार्गदर्शन देकर सहायता भी करते थे। प्रखर की सहायता से स्नेहा के पिता ने इस व्यापार को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। स्नेहा ने प्रखर जी को ऑफिस में बुलाया और उनसे कहा, अंकल, पापा के बाद इस पूरे बिजनेस को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। इस बिजनेस को डूबने से बचाने में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इस पर प्रखर जी ने कहा, स्नेहा बेटा, तुम्हारे पापा और मैं हम दोनों ही बचपन के दोस्त थे। हर अच्छी बुरी घड़ी में हम दोनों साथ रहे हैं, हर समय देखा है। इस समय जब तुम्हें और इस बिजनेस को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। स्नेहा ने कहा, अंकल सबसे पहले काम कीजिए, जितने भी लोग यहाँ नए आए हैं या फिर पुराने हैं, आप उनमें से सबसे पहले उन लोगों का पता लगाइए जो हमारे विश्वसनीय हैं या बन सकते हैं। उसके बाद हम उन लोगों को छोड़कर बाकी सबको हटा देंगे। पहले हम इतना करते हैं, बाकी आगे प्लान क्या रहेगा उस बारे में हम समय समय पर बात करते रहेंगे। जब तक अंकल हम लोग उन लोगों का पता नहीं लगा लेते जो विराज के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें सतर्क रहकर बिना उनकी नज़र में आए ये काम करना होगा, वरना चाचा कुछ भी करके हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर देंगे। इन सब बातों के बाद प्रखर जी वापस जाने लगे तो स्नेहा ने कहा, अंकल जी 1 मिनट, एक बात और है। प्रखर जी ने पूछा, हाँ बेटा कहो। स्नेहा ने कहा, अंकल हमें एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी चाहिए जो हैकर हो, क्योंकि अगर विराज के आदमी हमारी कंपनी में है तो उन्होंने हमारे सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया होगा। हमारी कॉन्फिडेंशियल बातें भी उनके पास होंगी। प्लीज आप जितना जल्दी हो सके सब कुछ अरेंज करें। प्रखर ने हाँ कहा और वापस चले गए। प्रखर के जाने के बाद स्नेहा ने सबको ऐसे दिखाया कि उसकी और प्रखर की जोरदार लड़ाई हुई थी। स्नेहा सब कुछ अब खुद से देखेगी। जल्दी स्नेहा वापस घर पहुंची। घर पहुंचते ही
पीहू उसके सामने आ गई और स्नेहा को लाड करने लगी। स्नेहा भी पीहू को लाड कर रही थी कि स्नेहा दोबारा से चीख उठी। पहले की ही तरह सामान इधर उधर उठाकर फेंकने लगी। आवाज सुनकर प्रीति और पूरा परिवार वहां दौड़कर पहुंच गए। प्रीति ने पीहू को गोद में उठाकर अपने गले से लगा लिया। पीहू रोने लगी थी और सारा परिवार मन ही मन खुश होकर स्नेहा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद स्नेहा नॉर्मल हुई और अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर स्नेहा ने चैन की सांस ली और सोचा, चलो अच्छा हुआ, उन्हें शक नहीं हुआ। स्नेहा सुबह से बहुत थक गई थी और थोड़ा आराम करना चाहती थी। स्नेहा ने थोड़ी देर आराम करने का सोचा और सो गई। स्नेहा जब सो रही थी तब रत्न मंजरी ने आकर उसे जगाया और कहा, उठो स्नेहा उठो, ये समय सोने का नहीं है। आत्मानंद को पता चल गया है कि तुम वापस आ गई हो और इस व्यापार को संभालने की स्थिति में भी हो। आज वो एक अनुष्ठान करने वाला है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। मुझे जैसे ही पता चला मैं तुम्हें बताने के लिए आ गई हूँ। मैं इस समय तुम्हारी कोई भी सहायता करने में असमर्थ हूँ। अब केवल तुम्हारा वो शुभचिंतक वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। स्नेहा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो चाहती थी कि जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाए, पर यहां तो रोज नई मुसीबत आकर सामने खड़ी हो जाती थी। कुछ देर सोचने के बाद स्नेहा ने वो काला कपड़ा निकाला और उसका एक टुकड़ा जलाया। थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आई। तकरीबन 15 मिनट इंतजार करने के बाद स्नेहा ने उस काले कपड़े का एक और टुकड़ा जलाया, पर फिर आधा घंटा बीत गया और कोई भी आवाज नहीं आई। अब स्नेहा थोड़ा थोड़ा टेंशन में आने लगी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि स्नेहा ने उस कपड़े को जलाया हो और कोई भी प्रत्युत्तर ना मिला हो।